अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने कहा था कि हम बड़ा सिलेक्टिव पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। जो पिछला पेपर आया है, कौन सा भला अपना जो सप्लीमेंट्री का, तो उसने बहुत सारा पोर्शन जो है वो ये इसमें उठाया है कि जी माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ सॉइल। ये समझना बहुत आसान है। मैंने तीन लफ्ज़ बताए हैं, एयर, वाटर और सॉइल। ठीक है, तो ये सबसे इनके इसका जब हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं ना एयर, तो हम कहते हैं एयर में कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं। ठीक है, जब हम कहते हैं ना माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, तो वाटर में कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं। जब हम कहते हैं सॉइल, तो सॉइल में कौन कौन से पाए जाते हैं। आप एक सवाल करते हैं कि जी हमें क्या ज़रूरत है कि हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ एयर को पढ़ें, हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ अपना बैक्टीरिया वाटर को पढ़ें, सॉइल को पढ़ें। जब आबादी कम थी, कंटेमिनेशन कम थी, तो डिजीज़ कम फैलती थी। लेकिन अब ये तीन मेजर सोर्सेज हैं जो डिजीज़ को एक इंसान को दूसरे इंसान तक पहुंचाती हैं। यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जब आबादी कम थी, कंटेमिनेशन कम थी, कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कम थी, तो उस वक्त इतना नहीं पढ़ा गया। लेकिन जब ये चीज़ें आबादी बढ़ गई, फैक्ट्रीज़ और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो गई, जिन्होंने वाटर को ख़राब कर दिया, फैक्ट्री एयर को पोल्यूटेड कर दिया और सॉइल को पोल्यूटेड कर दिया। आप देख रहे हैं कि आपके जो मोटरसाइकिल चल रहे हैं, ये आपकी फैक्ट्रियाँ तो लगी हुई हैं, ठीक है, कारखाने जो भी है, इवन के आपके घरों का जो सीवरेज है, वेस्ट है, वो कैसे हमारे वाटर को, एयर को और मट्टी को पोल्यूटेड कर रहे हैं। तो वाटर बेसिकली एक मीडिया है जिसमें ग्रो करते हैं, ठीक है ना। एयर एक ट्रांसपोर्टर है, तो सॉइल भी इसी तरह जो है ना। बहरहाल हम इतनी डिटेल्स में उसने नहीं लिखा, हम पढ़ेंगे समरी के साथ पढ़ेंगे। तो आज का पहला जो है, तो मैंने पहला पोर्शन अभी डिस्कस नहीं किया, मैंने दूसरा पोर्शन जो लास्ट पेपर में आया है उसको डिस्कस किया। ठीक है, वो क्या है, वो क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर। देखिए आपने वाटर का अगला स्टेप में मैं किया, पहले मैंने माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर को पढ़ा ही नहीं है कि इनके अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स हो सकते हैं और ये कैसे डिजीज़ को फैला सकते हैं, हमने ये नहीं पढ़ा। हमने डायरेक्ट पढ़ा है कि वाटर आपका कंटेमिनेटेड हो चुका है, आपने इसको ट्रीटमेंट करना है। आपने इसको, आपका पर्पस क्या है कि इट शुड बी क्लियर, इट शुड नॉट स्प्रेड द डिजीज़। ठीक है, तो हमने उस ट्रीटमेंट मेथड में हमने यही करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए आपके पास कंटेमिनेटेड वाटर आ गया, कंटेमिनेटेड वाटर आ गया। तो शुरू शुरू में लोग क्या करते थे, इन अर्ली क्रिश्चियंस वो क्या करते थे, वो इनको मिनिमाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही कंटेमिनेशन को ख़त्म करने के लिए वो ज़्यादातर मेटल के जग इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे, मेटल के जग, इसमें पानी डालकर इससे इस्तेमाल करते थे। अब हमें पता लगा कि कुछ मेटल ऐसे हैं जो माइक्रोब्स, माइक्रो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पर्पस हो गया ना, मिनिमाइज हो गया। लेकिन अब हमारे यहाँ तो मेटल में प्लास्टिक ने इतनी जगह ले ली है। ठीक है, अगर ये मेथड था भी तो इतना ज़्यादा तो नहीं ना कि, लेकिन मेरे पास तो कंटेमिनेटेड वाटर आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया है कि जी बॉयल कर दूंगा। नंबर 2 मेथड क्या होगा, उसे बॉयल करूंगा, ठंडा करूंगा, उसके अंदर जो माइक्रोब्स होंगे वो किल हो जाएंगे। ओके, फिर तीसरा क्या करूंगा कि मैं ना बड़े पैमाने पर करना चाहता हूँ। मतलब जैसे आपकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वासा है, ये वाटर आपको सप्लाई करती है, वो कहता है हर घर में कंटेमिनेटेड फ्री, यानी कि नॉन कंटेम उसमें बैक्टीरिया फ्री अपना, या ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा कर कम से कम उस पानी में ना हो। तो वो फिर क्या करते हैं, लार्ज पैमाने पर उस वाटर को ट्रीटमेंट करके बेचते हैं। उसे कहते हैं क्लोरीनेटेड वाटर। क्या कहते हैं, क्लोरीनेटेड। तो उसमें क्या होता है, क्लोरीन डेरिवेटिव्स मिला दें, तो ये क्या कर देंगे, उसके अंदर जो भी माइक्रोब्स होंगे उनको किल कर देंगे। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन भाई हम उसकी तरफ अभी नहीं आते। जो आपके तालाब होते हैं, जो आपने देखा है कि जो गर्मियों में, समर सीजन में जो तालाब होते हैं, तो उन्हें वो उसको हर हफ्ते में क्लोरीनेटेड करते हैं, क्लोरीनेटेड वाटर। कभी देखा होगा ना, आपकी आंखों में जाएगा ना सुर्ख हो जाती है,
और उसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल भी होती है। कभी आप गए हैं कभी तालाब में, यानी कि जो स्विमिंग पूल होते हैं? कोई नहीं गया आप में से स्विमिंग पूल में? क्या? जी जी, वही क्या तो ना, क्लोरीनेटेड होते हैं जिससे उसकी स्मेल होती है, आंखों में जाए तो पंजेंट होता है। हाँ वो तो इसी तरह करते हैं। ओके ठीक है, समझ आ गया ना। तो बहरहाल वो बता रहे हैं केमिकल में एक क्लोरीनेटेड होता है, ठीक है, और एक होता है ओजोन डाल दें, ठीक है। अब ओजोन O3, तो ये भी एंटी माइक्रोबियल है, ये भी डिसइंफेक्ट, ये भी वाटर में से माइक्रोब्स को ख़त्म कर लेता है। फिर देखिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये सन लाइट है, ये भी अल्ट्रा वायलेट। आप एक बोतल में पानी रख के सूरज की रोशनी में रख देना 24 घंटे या जितने भी टाइम में, तो वो भी स्टीराइल हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस में। और कुछ अब तो ऐसे मॉडर्न फिल्टर पेपर आ गए हैं जो बैक्टीरिया को और वायरस को ट्रैप कर लेते हैं। तो इस दफ़ा जो क्वेश्चन आया था कि आप अपने वाटर को किस तरह कंटेमिनेटेड फ्री कर सकते हैं, या ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कैसे होगी, तो आपने पहला तरीका देखा कि जग इस्तेमाल हुए, बॉइलिंग हुआ, केमिकल में दो हुए, कौन कौन सा, क्लोरीनेटेड और क्लोरीन डेरिवेटिव्स, और ओजोन डाला गया, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। और ये देखिए ये 4 नंबर का सवाल हो गया, ठीक है। तो कितना आसान था। अब जिस बच्चे को पता लगा होगा पेपर में ये सवाल आ रहा है, तो वो तो पिटता होगा कि यार मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन अब आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। अब नेक्स्ट आपके पास है टर्बिटी टेस्ट। टर्बिटी टेस्ट देखिए, कंटेमिनेशन है, कंटेमिनेशन है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो ज़्यादा है, क्या वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके लिए टर्बिटी क्या होता है, धुंधला, बताए कि आपने पानी में मट्टी डाल दें, आपकी तस्वीर डायग्राम बुक में बनी हुई है, तो वो थोड़े मट्टी ना डालें तो बिल्कुल क्लियर होगा, थोड़ी सी मट्टी डाल देंगे उसका रंग कलर चेंज होगा, और ज़्यादा मट्टी हो तो और ज़्यादा टर्बिड हो जाएगा। और जैसे फिल्टर पेपर लगाते हैं तो और जैसे जैसे अरसा गुजरता जाता है वो फिल्टर की जो बोतल होती है वो काली होती जाती है, ऐसे है ना, वो टर्बिड होती जाती है। जब टर्बिड होती है तो उसमें से लाइट नहीं गुजरती, लाइट नहीं गुजरती, ओके। तो अब आपने बस सिंपल, इसे मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा, बस सिंपल ये देखना है कि उस पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अगर सस्पेंडेड पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर उसमें अगर ये टेस्ट करते हैं, लाइट गुजारते हैं और उसकी ब्राइटनेस देखते हैं, अगर ब्राइट, ठीक है ना, तो उससे अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ठीक है, तो फिर टर्बिडिटी ज़्यादा होगी। अगर टर्बिडिटी ज़्यादा होगी तो ड्रिंकिंग वाटर सेफ्टी देखें, अगर कैसे देखते हैं, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कंटेमिनेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पानी पीने के काबिल नहीं होगा। तो फिर तो लेस वाटर की क्लियरिटी क्या होगी, कम होगी। अगर वाटर क्लियर कम होगा तो हमें एक्शन शुड बी टेकन, हमें उसके एक्शन लेना पड़ेंगे कि इसको फिट करें फॉर ड्रिंकिंग, टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो उसके लिए ये इनमें से ये मेथड इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई ना। अब देखें, मैंने तो कई मुल्कों में जो सब्जेक्ट है, क्या भला कौन सा, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द वाटर, वो उनके एज ए सब्जेक्ट शामिल है, ठीक है, लेजिस्लेशन में शामिल है, ठीक है। तो ये कानून, ये सब्जेक्ट ये बताता है कि आपने पानी का सैंपल कैसे लेना है। मैंने आपको कहा था ना पानी का सैंपल कैसे लेते हैं, तो पानी का सैंपल कैसे लगते हैं, ठीक है। आपका मेथड ऑफ कलेक्शन, सैंपल आपने कैसे कलेक्ट किया, फिर आपने उसको एनालिटिकल मेथड अप्लाई किया, ठीक है। अब मेरी बात समझ आ गई ना। अब हाँ, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो मैं किसकी तलाश में हूँगा, क्या हर बैक्टीरिया, देखें जो बैक्टीरियल होती हैं वो आपके सीवरेज के वाटर के थ्रू है जाते हैं, और ये कहाँ से, फिश सोर्स है, ऑर्गेनिक मैटर इसका सोर्स होते हैं, ओके। अब देखिए इंटेस्टाइन है, ठीक है, इंटेस्टाइन में बहुत से न्यूमरस में बैक्टीरिया हैं, सबसे ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं। तो इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो बीमारी पैदा नहीं करते, और इनमें से कुछ होते हैं जो बीमारी भी पैदा करते हैं, ठीक है।
तो हमने पहले कहा था कि इस पोर्शन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, तो उनमें से इकोलाई है, क्या है, इकोलाई। ये यूटीआई की इन्फेक्शन जो है वो कितने % करते हैं, 90 अपना 80% तक कर लेते हैं, ठीक है, 70 से 80% तक कर लेते हैं। तो ये इकोलाई, अगर हम ये देखेंगे, अगर हम सिर्फ इकोलाई को पीछे पड़ जाएंगे, पानी का सैंपल लेंगे, देखेंगे कि इसमें टेस्ट करेंगे इसके अंदर इकोलाई है या नहीं है, अगर है तो कितना है, अगर ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा कंटेमिनेशन होगी, उतना ज़्यादा डिजीज़ पैदा होगी, ठीक है। तो वरना तो यही टेस्ट है कि आप उसकी टर्बिडिटी को देख लें, है क्लियर है, तो कम चांसेस है कंटेमिनेशन के, ज़्यादा है तो ज़्यादा है। मज़ीद आप देखना चाहें तो आपने किसको देखना है, इकोलाई को देखना है, ठीक है। अब इसकी वजह है कि इकोलाई क्यों सिलेक्ट किया आपने, वाई, इकोलाई इसलिए किया कि पानी में ग्रो नहीं करता। अगर पानी में 10 इकोलाई XYZ कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये 10 के 10 कहाँ से हैं, फीसिस के थ्रू आए हैं, फीसिस के थ्रू आए हैं। अगर वो उनकी तादाद अप टू स्टैंडर्ड है तो वेल एंड गुड, अगर ज़्यादा होगी तो आप उसको वाटर के लिए उसको ट्रीटमेंट प्लांट करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगी, बॉइलिंग होगी, फिर सारे कंबाइन कर देते हैं ना, तो उसके अंदर केमिकल डालेंगे, केमिकल में क्लोरीन डेरिवेटिव डाल देंगे या ओजोन डाल देंगे। तो ये आपका 2 पोर्शन है आपके माइक्रोबायोलॉजी और वाटर में, 2 पोर्शन है, ठीक है। तो मैंने दूसरा पोर्शन जो है ना वो आपको बता दिया, और पहला पोर्शन में कि इनमें अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं और वाटर की किस्में होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर होता है, ये पढ़ेंगे, है साल्ट वाटर होता है, समुद्री वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, ऐसे होता है ना कि नहीं होता है। तो इस तरह के मतलब वो पहले टॉपिक में थे, वो भी इंशाल्लाह कल बढ़ा दूंगा। तो फिलहाल मैंने आपको क्या बढ़ा दी है, अपना ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है, टर्बिडिटी टेस्ट, और इसके अलावा कि कैसे आपने उसको पानी को टेस्ट करना है, इकोलाई के का क्या कंसेप्ट है, इकोलाई को ही क्यों आपने सिलेक्ट किया है, ठीक है। हम वाटर माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो जो कर लें तो फिर लिख लेना। तो हम ना ये कहते हैं कि चले हमें ज़रा थोड़ा सा जो स्टार्ट में उसने बताया वो ये बता रहा है कि जनाब आपके पास वाटर 2 तरह का होता है, एक होता है ग्राउंड वाटर, यानी कि जो ज़मीन के अंदर बिल्कुल अंदर है, जो में नज़र नहीं आ रहा, तो वो ग्राउंड वाटर है। और दूसरा क्या होता है, सरफेस वाटर होता है, जो में नज़र आता है नदी नालों की सूरत में, डीप शैलो वेल की सूरत में, ठीक है, तो इसमें नज़र आता है। तो दोनों वाटर में कोई फ़र्क होगा। देखिए एक चीज़ ढंपी हुई है, दुनिया में याद रखें, दुनिया में जो सबसे बड़ा फिल्टर है वो आपके सॉइल है, क्योंकि इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, रॉक्स हैं, ठीक है। जब पानी अंदर जाता है अगर वो कंटेमिनेटेड है भी, वो फिल्टर होता 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 जब ज़मीन में पहुंचेगा तो इवन बैक्टीरिया फ्री होगा, बैक्टीरिया फ्री होगा। तो ये बात समझ आ गई ना कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में जो बैक्टीरिया फ्री होगा ज़्यादातर वो कौन सा होगा, ग्राउंड वाटर होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है, सीवरेज बहुत ज़्यादा, पानी इस्तेमाल हो रहा है, कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो लीच करते 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 नीचे पहुंच ही रही है, तो फिर तो कंटेमिनेटेड हो गया ना, क्लियर हो गया। ड्यू टू ये हमारी मिस प्लानिंग की वजह से होता है। देखिए कहता है ग्राउंड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जैसे कि डीप वेल में होता है, ठीक है, ये फ्री ऑफ बैक्टीरिया, ये तो आइडियल कंडीशन है। लेकिन जैसे आज आबादी बढ़ गई है तो इनकी फिल्म चल चुकी है, मैनी कंटेमिनेट वाइल फ्लोइंग थ्रू द चैनल। जब हम इसको बाहर निकालते हैं, जब ये मुख्तलिफ चैनल से आते हैं, जैसे सरकारी पानी ट्यूबवेल से निकलता है तो चैनल से निकलता है, कहीं से टूटी हुई है तो सीवरेज के पानी के साथ वो मिल जाती है। तो इस तरह वो वाइल फ्लोइंग जो है ना वो कंटेमिनेटेड मोस्टली होता है कि आपके ट्यूबवेल से पानी निकला, हर घर तक पानी पहुँचते हुए मुख्तलिफ चैनल से गुजरेगा, तो कहीं ना कहीं रास्ते में ब्रेकेज की वजह से, लीकेज की वजह से कंटेमिनेशन हो जाएगी, ओके। फिर हमने कहा सरफेस वाटर है,
देखिए स्ट्रीम्स की बात की मैंने, लेक की बात की, शैलो वेल की बात की, ठीक है, ये कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। कैसे? जैसे हवा चल रही है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर हैं, तो सीधा पानी के अंदर ये जा रहा है, इसने अमरूद खाए हैं या केला खाए, उनके छिलके उससे सीधा पानी में, किसी ने थूक फेंक दी, किसी ने फीसद फेंक दिए, सीवरेज पानी है वो उसमें फेंक दिया, साथ में कोई केमिकल इंडस्ट्री थी उसने अपना वेस्ट मटेरियल उसके अंदर डाल दिया, तो और साथ में एक एग्रीकल्चर का फील्ड था, तो ठीक है उसने पेस्टिसाइड स्प्रे किया, तो बारिश हुई, पानी लीच करता करता वो सीधा उन नदी नालों से जाके कंटेमिनेशन हो गई। क्लियर हो गया? तो इस तरह ये सरफेस वाटर जो है कंटेमिनेट, आपको पता होना चाहिए स्ट्रीम, लेक, शैलो वेल कंटेनिंग थ्रू एयर, तो जो स्पोर होता है इसे कंटेमिनेटेड हो जाते हैं एयर की वजह से। और किसकी वजह से होते हैं? बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर के जो वेस्ट होते हैं, केमिकल इंडस्ट्री के जो वेस्ट होते हैं, सीवरेज के, तो इसके साथ मिल जाते हैं। क्लियर? समझ आ गई? और फिर इसके बाद है क्या जी, हम इसे अगर डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैंने पहले क्या कहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर, यही कहा था ना। तो पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले। ये लिखता है कंसर्न्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर। ये माइक्रोबायोलॉजी का ऑफ एयर ऑफ वाटर का ताल्लुक मतलब ये है कि कंसर्न्ड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द वाटर। तो मेरा मैं कोई कहना कि माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर मालूम करो, तो मैं वाटर से ही वो देखूंगे वाटर में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और अगर जो पानी में है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए एक पानी यहाँ से साफ है, आगे गंदगी है, तो वो जाएगा तो उसे कंटेमिनेट कर लेगा, ठीक है। तो वो तो उन दूसरे लोगों ने फेंके थे ना, तो वो उसको उठा के वो आगे दूसरे मोहल्ले में पिला देगा। तो इसका मतलब है कि मैं ये ट्रांसफर भी पढ़ूंगा। देखिए कहता है और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हैबिटेट टू अदर बाय वाटर, तो अब उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको भी मैं पढ़ूंगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सॉइल से आए हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वाटर से, एयर से आए हैं। तो सबसे ज़्यादा चांसेस कंटेमिनेशन के इसी के ही होते हैं, ठीक है। तो इसी से ही बीमारियाँ फैलती हैं। अब देखिए एक है फ्रेश वाटर है और एक है साल्ट वाटर है। ये तो हर एक को पता है, जैसे मछली खाते हैं, कहते हैं दरिया मछली है और वो साल्ट वाली समंदर की है, तो समंदर में वाटर क्या होता है? साल्ट ही होता है। और जो आम वाटर होता है वो क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। क्लियर? जैसे नदियाँ हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, ठीक है, ग्राउंड वाटर है, ये सारा क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। और जो समंदर मैरीन में है वो क्या होता है? साल्ट वाटर होता है। अच्छा फिर कहता है कि अब इनके अलहदा होगा, देखिए फ्रेश वाटर में बैक्टीरिया, क्या है? बैक्टीरिया, एक है साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजवा, एलजी, देखिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम हैं। ये माइक्रोब्स के जो हमने नाम पढ़े थे वो सारे इसी के अंदर है। क्या देखो क्या है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजवा, एलजी एंड स्मॉल एनिमल एंड रोटिफर। क्लियर हो गया जी? अब देखिए अब सवाल ये पैदा होता है, भाईजान अल्लाह पाक ने किसी चीज़ को फजूल पैदा नहीं किया। अगर एक पानी है तो उसके अंदर नॉर्मल अच्छा पानी है, उसके अंदर माइक्रोब्स पाए जाते हैं, तो उसको कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ना, कोई ना कोई फंक्शन तो होगा। वो कहता है देखिए मैं एक साइनो बैक्टीरिया देखते शुरू में जो पुराना था साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। अब साइनो बैक्टीरिया ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर उसको यूज करता है, फिर इसको कोई और लाइफ खा जाती है, फिर और। तो इसका मतलब है फूड चेन में एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी जो कि कोई भी जानदार इस्तेमाल नहीं कर सकता था, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ। किसने किया? साइनोबैक्टीरिया ने। फिर ये साइनोबैक्टीरिया बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन, it become that the food for other life, it food for other life। फिर वो अगली लाइफ, फिर छोटी मछली को बड़ी मछली, उससे बड़ी मछली से, और कम होती जाएंगी, और कम उसे खा जाएंगे, तो हमारी एनर्जी का सोर्स बनेगी, ठीक है। क्लियर हो गया ना? अब इसी तरह कहता है एलजी है, क्या है? एलजी है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रही है, ये भी हमारे सोर्स का
यानी कि फूड चेन का पार्ट है। तो ये भी समंदर में पानी में पाए जाते हैं और ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। ओके, समझ आ गई कि नहीं आई? तो फूड चेन पता है क्या होता है? फूड चेन में ये होता है कि देखें, बड़े छोटे जानवरों को उससे बड़ा खाता है, उससे बड़े को उससे खाता है, उससे बड़ा, जो भी फूड चेन में होता है, जैसे चूहा है, ठीक है, लाल बेग्स हैं तो उनको खाता है, और फिर उनको कौन खाता है? चलिए हम अपने ही देख लेते हैं। भेड़ है, घास खाती है, ठीक है। गोश्त को कौन खाता है? हम खाते हैं। तो हम ये इतने इस फूड चेन में कितने आए? घास आया, और भेड़ बकरी आए, और हम आए। इसी तरह देखे, जैसे चूहा है, चूहे को किसने खाया? सांप ने। सांप को किसने खाया? उकाब ने। उकाब को तो आप नहीं खाएंगे ना। तो ये एक चेन होगी। तो इस तरह चेनें, बहुत सारी चेनें मिलकर एक इकोसिस्टम बना देती है। ओके, फूड वेब बना लेती है। तो हमारा कंसर्न उसके साथ नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए फूड चेन। इसे कहें फूड चेन क्या होती है? ये एक यहाँ माल्टा लगा के उसमें धागा डाल दे, फिर कभी मैंगो के अंदर, फिर इसके अंदर कोई बेर है उसके अंदर, तो हार बना के चेन बना के गले दे, सर जी फूड चेन है। ये फूड चेन नहीं है। फूड चेन में वही है कि एक शिकार होगा, दूसरा शिकारी होगा, फिर वो जो शिकारी होगा फिर वो अगले का शिकार होगा, और उससे बड़ा शिकारी होगा, फिर वो इस तरह चलते चलते ये पूरा, फिर वो मरेंगे, फिर दोबारा मट्टी बन के फिर उन्हें पौधे इस्तेमाल करेंगे, फिर उन्हें हर्बीवोर इस्तेमाल करेंगे, फिर उनको कार्निवोर इस्तेमाल करेंगे, फिर इस तरह ये चेन, फूड चेन चलती रहती है। ओके, क्लियर? तो फिर मुख्तलिफ फूड चेनें मिलके फूड वेब बनाती हैं। ये मैट्रिक में पढ़ा था आपने। तो इस तरह ये बेटा, ये देखिए आज हमने पढ़ा, ये फार्मेसी काउंसिल में यही सवाल भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर। अब आपको दोबारा जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि देखिए इस तरह का तो सवाल बारा नहीं आ सकता कि जी आपने जो है, हाँ ये आ सकता है कि साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, या वो कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर में होता है बैक्टीरिया, एलजी साइनो बैक्टीरिया, और एक चीज़ ऐसी लिख देते कि वो नहीं होता, कहता है विच वन इज नॉट प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, ठीक है। तो अब वो कर लेंगे, क्लियर हो गया। इसी तरह फिर साल्ट वाटर को ही देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए जी, इसमें आपका जो शुरू में जो हमने जिक्र किया, डिफरेंस बताया था कि फ्रेश वाटर और सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो फिर हमने माइक्रो बायोलॉजी ऑफ एयर की, वाटर की भी बात की। तो फिर हम कुछ ना ये कर रहे हैं कि बेसिकली अगर देखा जाए ना, सच वाटर जो है ना ग्रोथ को सपोर्ट करता है, जो भी इसके पास आता है उसकी ग्रोथ को बढ़ा देता है, कि हेल्प ग्रोथ ऑफ मैनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेरे बच्चे समझ आए ना? यानी कि जो एयर से भी आएगा, सॉइल से भी आएगा, जिस सोर्स से भी आएगा, उनकी ग्रोथ को क्या करता है? सपोर्ट करता है। कहता है कि लाइफ के लिए पानी बहुत ज़रूरी है ना, ठीक है ना। तो इसलिए लाइफ के लिए पानी ज़रूरी है, तो ये सपोर्ट करता है। अच्छा, अब इसके पास दोनों है, यूजफुल भी बैक्टीरिया को ये ग्रो करेगा, जैसे आपके पास यीस्ट है, और यीस्ट के हमने पहले पढ़ा कितने बेनिफिट है। आपकी बियर बनाती है, वाइन बनाती है, और ब्रेड बनाती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये बुरी बात तो नहीं है ना, कि अगर यीस्ट नहीं होगी तो क्या ये फर्मेंटेशन होगी? नहीं होगी। ओके, फिर वो कहता है नहीं भैया, कुछ ये डिजीज काजिंग भी काज करती है, डिजीज प्रोड्यूसिंग भी करती है। मतलब वो कहता है कि एक है इकोलाई, उस स्ट्रेन का नाम है 157H7। मुख्तलिफ स्ट्रेन होते हैं जिनके नाम रख दिए जाते हैं, जैसे हमारी कास्ट होती है ना, तो इनके भी इस तरह स्ट्रेन होती है, ठीक है। तो ये तो बंदे के अगर ये इन्वॉल्व हो जाए, कौन बोला? 0157H7 इकोलाई का ये स्ट्रेन अगर पानी में आ जाए और कोई पी ले, तो उसको सीवियर डायरिया होगा और उसकी जानलेवा साबित होगा, फेटल हो सकता है। क्लियर? फिर इसी तरह वो कहता है कि कुछ वायरसेस हैं, जैसे देखिए रोटा वायरस है, इंटीरो वायरस है, रोटा वायरस, इंटीरो, दे आर आल्सो फेटल। और इस तरह कुछ प्रोटोजो है, ये जेआरडिया और क्या है, क्रिप्टोस्पोडियम, ये बस रट्टा लगाना है, केआरडिया एंड क्रिप्टोस्पोडियम, ठीक है। देखिए अब एक ही लफ्ज़ का है कि जी वाटर जो है वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूमरस जो होते हैं वो बेनिफिशियल हैं, ठीक है, और
कोई नुकसान नहीं देते, और कुछ डिजीज़ काजिंग है। जो नॉन डिजीज़ काजिंग है उसके एग्जांपल किसके लिए, यीस्ट की। और जो डिजीज़ काजिंग के 3 एग्जांपल लिए हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। और बैक्टीरिया में उसने एग्जांपल दिए इकोलाई 0157H7, जो डेट में ये फेटल हो सकता है, ये मौत काज कर है। आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने तो पूरी इंग्लिश लिखनी है ना, इट इज सो डेंजर इट में काज फेटल। और फिर क्या वायरस है, रोटा वायरस की तफसीर नहीं लिखी उसने, ठीक है। फिर इसने प्रोटोजोआ, जियार्डिया, और ये याद करें क्रिप्टोस्पोडियम, ये याद हो गया बेटा, समझ आ गई ना। कोई भी पूछे ना कि अभी वाटर का क्या है, तो आपने ये बताना कि सपोर्टिव है। अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास ना देखें, आप किसी भी ग्राउंड वाटर में, नदी में चले जाएं, दरिया समुद्र कहीं भी चले जाएं, ठीक है। ऐसे थोड़ी होता है कि वो ऐसे सारा एक होता है, इस तरह दरिया थोड़ी होता है। ऐसे होता है कि पूरा पूरा इसी तरह गहरा हो, शुरू से लेके आखिर तक एक जैसा। वो कैसे होता है कि जैसे आप दरमियान में जाते जाएंगे वो गहरा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अरे बच्चे समझ आइए, जैसे नीचे जाएंगे वो सनलाइट कम होती जाएगी। देखिए मैं पहले खड़ा हूँ शुरू में साहिल समंदर पे, या साहिल किसी दरिया के शोर पे, साहिल पे खड़ा हूँ, किनारे पे खड़ा हूँ। तो जब मैं किनारे पे खड़ा हूँगा तो मेरे पाँव तक यहाँ पानी होगा। अच्छा, वो ज़्यादा गर्म होगा या ज़्यादा ठंडा होगा? क्यों? वो तो आगे ठंडा, गहराई में ठंडा होगा, नीचे वाला ठंडा होगा ना, ऊपर वाला पानी गर्म नहीं होगा। उसको सनलाइट मिल रही है, वो गर्म होगा निस्बतन बाकी पानी है, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए वो यहाँ पे ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अगर सनलाइट ही ना हो तो फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। जो सनलाइट अगर ना भी होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं। अगर सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी। अगर बैक्टीरिया जो जहाँ पे सूर्य की रोशनी है और करीब है पानी, यहाँ रोशनी मिल रही है, तो यहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे ना, तो एनर्जी पैदा कर रहे होंगे। ओके, फिर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, थोड़ा सा और गहरे पानी में जाते हैं, तो वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ख़त्म नहीं, कम हो जाती है, सनलाइट भी कम हो जाती है, और वाटर की जो गर्मी होगी वो भी कम हो जाती है, ठीक है ना। क्लियर? तो यहाँ पर कुछ जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा नहीं रहते, जिंदा रहते हैं, वो यहाँ पे भी मर जाएंगे। ओके, फिर मैं जाता हूँ बिल्कुल डीप में, गहराई में। जब मैं गहराई में जाऊँगा ना तो वहाँ पे अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत कम रह जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन मिली नहीं, सनलाइट मिली नहीं, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया मौजूद होगा। बैक्टीरिया तो हर जगह मौजूद है, इवन साइबेरिया में भी मौजूद है, ठीक है ना, देखिए हर जगह मौजूद है बैक्टीरिया। तो अब देखिए वहाँ भी बैक्टीरिया है, लेकिन जो ज़मीन के अंदर है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं। तो वो मीथेन प्रोड्यूसिंग जो होते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं जो मीथेन को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। माइक्रो विद ऑक्सीजन कैन अंडरगो, हाँ, पर्पल एंड, उसका नाम है, इस जगह कौन आता है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये दूसरे जोन में। और तीसरे जोन में कौन है, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। तो जो पहला जोन था जहाँ पे ऑक्सीजन था, सनलाइट था, गर्मी थी, वह उस जोन का नाम क्या है, देखो उस जोन का नाम है लिटोरल, देखिए लिटोरल जोन। ओके, ये देखिए नियर टू द शोर होता है, ठीक है, लाइम। और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एल्जी मौजूद होते हैं और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस करके ना ये फूड एनर्जी बनाते हैं। फिर दूसरा है लिम्नेटिक जोन, ये याद रख लेना है। पहले आपने देखिए ये एल था, फिर दूसरा भी एल है ना, एल है, और तीसरा क्या है, बेंथिक जोन, ये LLB, जो ऐसे करते हैं ना, LLB कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो भाई, LLB कर रहा हूँ, तो LLB में लिटोरल, और पहले का नाम क्या था, लिटोरल, दूसरे का नाम क्या था, लिम्नेटिक, तीसरे का बेंथिक। बेंथिक जोन क्या होता है, बॉटम में आता है,
ठीक है, यहाँ इट बॉटम ऑफ द वाटर में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे फ्यू माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, क्योंकि एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट एंड ऑक्सीजन दे कैन नॉट थ्राइव। पूरा फिक्रा लिखना है फिर। और यहाँ पे मिथेन प्रोड्यूसिंग जो बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। और इसके एग्जांपल यहाँ पे जो दूसरा था ना, ये यहाँ पे जहाँ पे जो लिमनेटिक जोन था, तो इसमें कौन सा है, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ओके, तो ये ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, देखिए जी।